वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, और शिक्षा शास्त्र जो कि बीए तृतीय वर्ष से संबंध रखता होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि होगा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो के अंतर्गत। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इस पेपर का नाम है। अंग्रेजी वालों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेजरमेंट मतलब होता है मापन और इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन जो होता है एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं और एक दूसरे के क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे में बड़ा ही एक प्रकार से अंतर भी पाया जाता है। एक मात्रात्मक होता है तो एक गुणात्मक होता है। मूल्यांकन जो होता है वह गुणात्मक होता है, जबकि मापन जो होता है वह मात्रात्मक होता है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला ही चैप्टर आपका क्या है, मापन एवं मूल्यांकन। मापन के अर्थ परिभाषा एवं इसको समझेंगे, उसके बाद मूल्यांकन के बारे में समझेंगे, उसके बाद मापन और मूल्यांकन में क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके पेपर का नाम यही है, मापन और मूल्यांकन। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो पूरा का पूरा पेपर जो होगा आपका ये मतलब एक ही पेपर के अंदर समाहित होगा। मतलब कि एक ही वीडियो के अंतर्गत अगर आपने शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन अच्छे से पढ़ लिया तो पूरा का पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाएगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आपको फोकस हमेशा मापन और मूल्यांकन पर ही करना है इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक। तो हम चर्चा करते हैं मापन और मूल्यांकन के बारे में और जानते हैं आखिरकार मापन और मूल्यांकन है क्या, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो आपने बीए सेकंड ईयर में पढ़ी होगी, बीए थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा पेपर 2, ठीक। उसी प्रकार से पेपर या 2 भी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग। वहाँ पर आपने सोशल रिसर्च मेथड देखा था, रिसर्च यहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी ये जो इकाई 2 में दिया गया चीज़ें हैं, इकाई 2 में जो चीज़ें हैं वह उसमें भी मिलती है, मतलब सेम है लगभग। और ये भी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर विचलन वगैरह ये भी सेम है। तो ये 2 इकाइयाँ जो हैं वो आप सोशियोलॉजी में भी सेम पाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, तो सोशियोलॉजी वालों को भी मदद होगी इस वीडियो से। वैसे सोशल रिसर्च मेथड की ऑलरेडी हमने सिलेबस उसका डिस्कस कर लिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर देखते हैं हम द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र अर्थात बीए जो है थर्ड ईयर एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पहली इकाई को समझने का प्रयास करते हैं। पहली इकाई आपकी है मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन जो है इसमें जो चैप्टर है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा अवधारणा। अवधारणा को हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है, यानी कॉन्सेप्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब होता है मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो मीनिंग भी समझेंगे हम किसकी, तो मापन का हम अर्थ समझेंगे, मापन का अर्थ समझेंगे। उसके बाद मापन की हम क्या समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, ठीक। इसी प्रकार से मूल्यांकन की का अर्थ और मूल्यांकन की परिभाषा को समझ लेंगे। तो जब हम इन 4 मुद्दों को समझेंगे तो उसके बाद यही क्या हो जाएगी, अवधारणा। चूँकि यहाँ पर मापन और मूल्यांकन लिखा है तो पहले मापन का अर्थ परिभाषा समझेंगे, उसके बाद में मूल्यांकन के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में मापन की आवश्यकता समझेंगे, उसके बाद में हम मूल्यांकन की आवश्यकता को भी समझ लेंगे, और इन दोनों में आखिरकार क्या संबंध है और क्या अंतर है मापन और मूल्यांकन में, इसको भी हम समझ लेंगे। तो मापन और मूल्यांकन का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, आवश्यकता समझेंगे शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से, और समाज की दृष्टि से भी हम देख लेंगे। हालांकि समाज की दृष्टि से यहाँ पर देखना उचित ना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा शास्त्र, इसीलिए शिक्षा की दृष्टि में इसका क्या उपयोग है इसको देखेंगे, यानी नीड्स क्या है और साथ ही साथ जो है इसके संबंध क्या है, मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ओके। तो इसको समझ लेंगे हम। तो कुल मिलाकर के आपका इसी प्रकार से ये इतना मुद्दा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे किसके बारे में, मूल्यांकन का उद्देश्य। आखिरकार जो है पर्पज क्या है मूल्यांकन का, यानी कि जो है पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या पर्पज है शिक्षा शास्त्र में रखने का, इस पर्पज को हम देख लेंगे। मतलब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बता दूं एक शब्दों में, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। जैसे बात की जाए मापन की, तो 1 लीटर आप दूध मापते हैं, तो दूध 1 लीटर है, यहाँ आपने क्या कर लिया, माप लिया। दूध 1 लीटर है, यहाँ आपने मापा, यानी इसको मापन कहेंगे। लेकिन दूध जो है 40 रुपये लीटर है, मान लेते हैं दूध 40 रुपये लीटर है, तो दूध 40 रुपये लीटर ही क्यों है, आप देखते होंगे दूध, गाय का दूध 35 रुपये लीटर है, भैंस का 40 रुपये 45 रुपये लीटर है, तो आखिरकार उसका 45 रुपये लीटर क्या होगा, उसका जो है 35 रुपये लीटर क्या होगा, चूँकि उनके क्या है, उनके क्वालिटी में क्या है डिफरेंस है। भैंस का गाय जो होता है, मतलब भैंस का जो दूध होता है, भैंस का गाय बोल दिया, भैंस का जो दूध होता है
वह क्वालिटी में अच्छा होता है, जबकि गाय का दूध जो होता है उससे क्वालिटी में थोड़ा सा लो होता है, मतलब फैट जो की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी का मतलब फैट यहाँ पर है, तो फैट उसका कम या ज़्यादा होता है, इसलिए फैट की गुणवत्ता को देखते हैं हम। तो वहाँ पर हम फैट को देखते हैं, फैट को मापते, फैट को क्या करते हैं हम, फैट को मापने के बाद में तो उसकी फैट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्य का आंकना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मतलब मूल्य हम आंक लेते हैं कि हाँ 1 लीटर जो दूध हमने मापा या जितना फैट इसका हमने मापा वह आखिरकार कितने मूल्य का है, मतलब दूध कितने मूल्य का है। 1 किलो आप चीनी लाए तो चीनी की गुणवत्ता को आपने देखा कि चीनी 40 रुपये किलो थी, तो चीनी आपने 40 में खरीदी, ठीक। जबकि 1 किलो आपने चीनी ली तो 1 किलो जो नापा उसने वो क्या हो गया, मापन हो गया। और जो आपने मतलब जितना चीनी आपको इतनी चीनी मिली उस चीनी की क्या क्वालिटी रही, तो उस क्वालिटी के बेस पर आपने जो पैसे दिए वो होता है आपका मूल्यांकन। मतलब कि क्वालिटी चेक करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्य का अंकन कर ले कि हाँ इसका, इस वस्तु का, किसी भी वस्तु का देख करके उसको आंक लेना कि हाँ कितने पानी में है या कितना इसका मूल्य होगा, वही मूल्यांकन होता है, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। जब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो विस्तार से आपको बता देंगे। चलिए बात करते हैं आगे हम। तो यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य हम समझ लेंगे। नेक्स्ट आपका मापन के स्तर, मापा जाता है, यानी कि जो मापन के स्तर होते हैं, स्केल, जिसको स्तर मतलब क्या होता है, स्केल। स्केल को क्या कहते हैं हम, स्तर, यानी कि मापा कैसे जाता है, किन किन पद्धतियों का प्रयोग करके मापा जाता है। पहला देख, मुख्य रूप से तो 4 विद्वानों ने क्या बताया, 4 ही बताया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर आपके सिलेबस में संकलित हैं, इन सभी को देखेंगे। एक तो होता है नाम मात्र मपनी, या फिर एक प्रकार से नामित मपनी, इसी को कहते हैं नाम मात्र या फिर नामित मपनी जो है, इसको हम देखते हैं। नामित मपनी जो है इसको देखेंगे क्या होती है, यानी नाम मात्र मपनी क्या होती है, यानी कि उसके बाद में क्या होती है, कुछ एक सामान्य मपनी होती है, तो सामान्य मपनी के बारे में चर्चा कर लेंगे। अंतराल मपनी होती है कि इस अंतराल मपनी के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अंतराल मतलब एक प्रकार से अंतराल या फिर क्रमिक मपनी बोल सकते हैं इसको, ठीक, क्रमिक मपनी या अंतराल मपनी। नेक्स्ट है आपका अनुपातिक मपनी या फिर अनुपात मपनी, तो अनुपातिक मपनी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आंतरिक मपनी, और एक है बाहरी मपनी, और एक है सतत मपनी। मतलब एक प्रकार से बात की जाए सतत मूल्यांकन है, या मतलब किसी प्रकार से सतत मूल्यांकन मतलब होता है कि एक प्रकार से क्रमबद्धता के रूप में या फिर आगे बढ़े और सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, यानी सस्टेनेबल जो है इवोल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये इतना चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद में हम मूल्यांकन की तकनीक को देखेंगे, यानी कि टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। तो टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन में आप देखेंगे टेक्स्ट एंड स्किल्स। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, परीक्षण, टेक्स्ट नहीं, टेस्ट माने क्या होता है, परीक्षण। तो यहाँ पर हम परीक्षण, एक प्रकार से परीक्षण जो होता है, और उसके बाद में स्केल मतलब क्या होता है, पैमाना, या फिर पैमाना क्या होता है, पैमाना आप बोल सकते हैं। यानी कि किन किन पैमानों का प्रयोग करके हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के पैमाने को हम यहाँ पर देखेंगे। किसके पैमाने के बारे में, मूल्यांकन के पैमाने के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो मूल्यांकन की तकनीक में हम टेस्ट, एक तो हम टेस्ट करके परीक्षण करते हैं कि हाँ स्वाद हमने देख लिया, यानी कि परीक्षण किया उसका। नेक्स्ट है पैमाना, मतलब किसी पैमाने में से मान लेते दूध हमको मापना है, तो दूध मतलब कि हमका दूध का मूल्यांकन करना, तो उसका फैट के हिसाब से, यानी कि हम उसका पैमाने से, किसी पैमाने से मापते हैं कि हाँ इतना है, अगर इतने तक पहुँचेगा तो इसका मूल्य ये होगा। तो ये पैमाने के माध्यम से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक परीक्षण यानी टेस्ट करके हम परीक्षा जो है इसका मापन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे टेस्ट स्किल्स क्या क्या होते हैं, बड़ी विस्तार समझेंगे। इसमें हम टेस्ट का अर्थ यानी कि परीक्षण का अर्थ समझेंगे, परीक्षण का उद्देश्य समझेंगे, परीक्षण की परिभाषा समझेंगे, पैमाने का अर्थ समझेंगे, पैमाने का उद्देश्य समझेंगे, और साथ ही साथ अच्छे परीक्षण यानी कि जो अच्छा टेस्ट होता है, यानी अच्छे परीक्षण का जो लक्षण क्या होता है, उन लक्षणों पर विचार करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम परीक्षण करें, और जो परीक्षण अच्छा हो वह परीक्षण हम कैसे प्राप्त करें। तो उस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसी अच्छे परीक्षण के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई जो पड़ने लगते हैं, उनको हम देखेंगे। यानी लक्षण जो यानी दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जो अच्छा परीक्षण होता है उन परीक्षणों पर हमको फोकस करना है। नेक्स्ट है परीक्षण के प्रकार भी होते हैं, किन किन प्रकारों से परीक्षण किया जाता है, तो उन प्रकारों को पर ही हम चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपका इतना था इकाई 1, ठीक। इकाई 1 में इतने चैप्टर्स आपके थे जो कि आपको पढ़ने थे। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और भी मुद्दों को देखने का प्रयास करते हैं। इकाई 2 यहाँ पर देखेंगे। इकाई 2 में बात की जाए तो सांख्यिकी का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। इकाई 2 में क्या आप देखेंगे, सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सांख्यिकी जो होती है एक प्रकार से, सांख्यिकी की बात अगर की जाए हम, तो सांख्यिकी में बात की जाए संख्या वगैरह का एक प्रकार से तालमेल बैठाना। हम सांख्यिकी की परिभाषा यानी कि मैथ वगैरह, इसमें अब जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर शिक्षा शास्त्र में जो मैथ होती है तो मैथ इतने में आपको मिलेगी, यहाँ पर नीचे भी मैथ आपको मिलेगी, बट इसको विस्तार से मैं समझा दूंगा एक दिन। तो आपको मैथ की आवश्यकता, मतलब इसमें बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सहज है। ग्राफ वगैरह बनाना बहुत सहज होता है, बस वो थोड़ा लिखा होता है और बड़ा बड़ा बना होता है, इसलिए आप डर जाते हो, तो डरना नहीं है। यहाँ पर सांख्यिकी का अर्थ देख लेंगे हम, सांख्यिकी की परिभाषा देख लेंगे, ठीक। उसके बाद में बारंबारता देख लेंगे, उसका वितरण कैसे किया था, मतलब कि एक प्रकार से श्रेणी बनाना,
या फिर जो है आवृत्तियों में विभक्त करना, पंक्ति में विभक्त करना, तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर लेंगे विस्तार से, तो चिंता ना करें बिल्कुल आप सभी लोग। तो बारंबारता वितरण देखेंगे, उसके बाद में हम केंद्रीय प्रवृत्ति को कुछ उपाय होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उन मापों के बारे में या उपायों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसमें बात की जाए माध्य, आप समझते होंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तो बहुत सहज है। माध्य आप देखेंगे, माध्य जो होता है, जो माध्य होता है आपने इसको देखा होगा, या माध्यिका को मध्यांक कहते हैं, मीडियन कहते हैं। n+1/2वां पद इसका जो है सूत्र होता है। आप माध्य देखेंगे, माध्य मतलब क्या होता है, इसको औसत भी बोल सकते हैं आप, माध्य को आप औसत भी बोल सकते हैं, बड़ा सहज होता है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा था है, एक प्रश्न क्या अति लघु उत्तरीय में यहाँ से माध्य, माध्यिका और बहुलक से लेकर के कम से कम 2 प्रश्न तीनों से पूछे आते हैं, हमेशा पूछे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा बता दें आपको कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं माध्य निकालना है, आपको दे दिया, क्या दे दिया, मान लेते हैं आपको यहाँ पर दे दिएगा 2, 3, 5, 6, 8, 7, मान लेते हैं ये दे दिया गया। अब इसको 7 में फिर मान लेते हैं कि 5 अंक दिया गया। अब इसमें आपको इसका औसत मान लेते हैं, माध्य पूछा गया कि इसका दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब माध्य मतलब क्या होता है, आपको ये क्या सभी को जोड़ लेना है, मतलब कि जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी का योग, ठीक है, बटे जितनी संख्याएं हो कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से बटे कर दो। इसको जोड़ लो पहले, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 6 क्या हो गया 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दो और जो भी आएगा यानी कि 5 चौको 20 बात की जाए और यहाँ पर 4 बचा 5 और 40 यानी 4.8 जो होगा ये क्या आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। ठीक, 4.8 के आसपास इसका माध्य आ जाएगा। हालांकि बात की जाए यहाँ पर अगर हम 9 रख लें, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 9 रख लें तो अभी पूरा कट जाएगा, तो आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी संख्या देंगे जो कि कट रही होगी, यानी 9 रख लेते हैं तो क्या हो गया 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16, 16, 9, 25 हो गया। यहाँ पर हमने जोड़ा 25 आया और 25/5 अर्थात 5 एकम 5 और 5 25, ये 5 जो है आपका क्या गया, ये 5 जो है मेरे भाई, यही 5 आपका क्या गया, यही 5 आ गया आपका क्या औसत आ गया, क्या आ गया ये 5 औसत आ गया आपका। ठीक है, या फिर माध्य, ये माध्य हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि सर जी माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, जो n+2वां पद हमने बता दिया, n+1/2वां पद, तो ये क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सूत्र का फार्मूला मतलब इस सूत्र पर कैसे हम अप्लाई करते हैं 1 मिनट में समझिएगा, बड़ा से बड़ा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। कोई भी संख्या दी हो, यहाँ पर देखेंगे कोई भी संख्या आपकी दी हो, मान लेते हैं आपको संख्या दी गई है 2, 5, यहाँ पर ले लेते हैं हम जो है 10 ले लेते हैं, यहाँ पर मैं फिर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 5 जो है 4 ले लेता हूँ, 5 हमने ले लिया, और यहाँ पर मैं जो है एक प्रकार से 8 ले लेता हूँ। मतलब यहाँ पर देखें 3 और 3 6, ये हमने इतना पद ले लिया। ठीक, 7 पद है ये, अब इसको हमने ले लिया। अब चूंकि ये इस क्रम में लिखे गए हैं, मतलब कि इसमें कोई पता नहीं कि हाँ कैसे कैसे लिखा है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे घटते से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, मतलब एक सीरियल में लिख लेंगे क्रम जो है क्रम तरीके से। या सबसे छोटा अंक कौन सा है 2 है, उससे छोटा कौन सा भाई, उससे छोटा आपका कौन सा है 3 है, उससे छोटा कौन सा है 3 से छोटा 4 है, 4 लिख लिया। उससे छोटा कौन सा है 5 है, उससे छोटा कौन सा 7 है, उससे छोटा कौन सा 8 है, उससे छोटा कौन सा है 10 है। इसको हमने क्या कर लिया एक सीरियल से बैठा लिया घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक, हमने सीरियल कर लिया इसका। अब सीरियल करने के बाद में हुआ क्या, सीरियल हमने इसका बैठा लिया कि हाँ 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 10, ये क्या हो गया एक सीरियल से बैठ गए। अब यहाँ पर देखेंगे यन मतलब क्या होता है कितनी संख्या है, यन का मतलब क्या होता है संख्या, यानी कितनी संख्या जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या हो गई। तो यन के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, यन के स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो है मार्कर मैं लाल कलर का यूज कर लूँ, यहाँ पर देखेंगे यन के स्थान पर हमने क्या रख दिया 7, चूँकि यन जो है यन माने संख्या नंबर, तो नंबर आप जो है एक प्रकार से बात की जाए कितने नंबर हैं, तो इसको हमने देख लिया कि हाँ 7 संख्याएं, तो 7 पर हमने लिख लिया यहाँ पर 7 और प्लस लिखा मतलब कि जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह लगा दिया। 1 वहाँ पर है 1 लिख दिया, बट्टे लगा दिया, बट्टे लगा है, यहाँ पर 2 बट्टे में है, ये सूत्र का ही है, तो इस सूत्र हमने जो है 7/1 + 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8/2 हो गया, 8 बटे कितना हो गया भाई 2 हो गया। यहाँ पर देखें 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 बचा। अब यहाँ से देखिए 1 नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, तो ये 4 आया यानी कि 4वां पद। यहाँ पर देखिए n+1/2वां पद यहाँ पर होगा माध्यिका। यहाँ पर इसकी माध्यिका क्या होगी, दी गई सीरीज पूछेगा कि दी गई सीरीज की माध्यिका ज्ञात करें।
ठीक है, या फिर मध्यमान ज्ञात करें। मध्यमान या माध्यिका एक ही बात है, तो मध्यमान या माध्यिका ज्ञात करें तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऐसे मतलब क्षेत्र विधि लिखी रहेगी, मतलब आगे पीछे कहीं छोटा बड़ा ये सब अलग अलग लिखा रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रम में बैठा लेना, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, आप जितनी संख्याएँ हैं उसमें एक जोड़ दीजिए। हालांकि ये छोटी संख्या इसलिए आपको माध्यिका पता पहले चल रही कि हाँ सबसे बीच का ये है, हो जाएगा, लेकिन छोटे अंक आपको नहीं देगा, थोड़ा लंबा देगा। तो आप ये फॉलो मत करिएगा कि हाँ 3 इधर है 3 इधर है, हो गया बीच वाला, ऐसे फॉलो मत करिएगा। वैसे सही होता है कुछ हद तक ये बातें, लेकिन आप फार्मूले से हल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 7 + 1 हमने कर लिया, 7 + 1 किया, यानी कि n+1/2। हमारे पास हमने देखा है कि 4 यहाँ पर आया, तो 4 नंबर पर जो आ रहा है यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर 5 आ रहा, तो यानी कि 5 जो होगा ये लिखेंगे आपकी दी गई सीरीज का जो मध्यमान है या फिर माध्यिका है वो क्या है, 5 है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपकी माध्यिका निकल जाती है। अब इसी में मान लेते हैं बहुलक देखना हुआ हमको, 1 मिनट में बहुलक आपको बता दूं क्या होता है। यहाँ पर आपने ये देखा, आप थोड़ा सा बहुलक समझ लो, बस आपका काम हो गया। तो ये 3 जो है आपको मैंने लगे हाथ ही बता दिया। हालांकि चैप्टर वाइज वीडियो बताऊंगा तो इसकी परिभाषा भी देखेंगे, इसके और भी तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको समझा दिया, तो आप सभी को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए बहुलक क्या होता है। मान लेते हैं आपको सीरीज़ दी गई है, यहाँ पर देते हैं 2 4 2 3 5 2 7 2 8। मान लेते हैं इसमें पूछा गया कि दी गई सीरीज में बहुलक ज्ञात करें। ये बहुलक जो है यानी कि जो है ये जो दिया गया है मोड, इसके बारे में पूछ रहा है कि हाँ ये ज्ञात करें क्या, बहुलक। अब बहुलक मतलब क्या होता है, बहुल अंक। बहुलक को अगर तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बहुलक। बहुल अंक मतलब कि बहुल मतलब होता है ज़्यादा, बहुल मतलब ज़्यादा होता है, और अंक मतलब अंक, यानी इसमें जो अंक सबसे अधिक मात्रा में आए हो, देखें 2 एक बार आया, 2 बार, 3 बार हो गया, 2 और 4 बार, यानी कि 2 4 बार आया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यही 2 जो अंक है ये क्या है, दी गई सीरीज में 2 जो है वह बहुलक है। बस यही हो गया आपका उत्तर। ठीक, 2 क्या है, बहुलक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब तो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। ठीक, अब जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं उनको हम समझेंगे और भी, जैसे मानक विचलन, माध्य विचलन, सब थोड़ा जटिल प्रश्न है। जैसे मानक विचलन यहाँ पर सूत्र एक होता है, यहाँ पर देखेंगे आपको पता होगा σx²/2 का ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये क्या होता है सूत्र, इसको हम समझा देंगे। अभी थोड़ा सा बताएंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आप प्रैक्टिस इन सभी चीज़ों को कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक देख लेंगे। अब माध्य की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में माध्यिका की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में जो है एक प्रकार से बहुलक की परिभाषा देख लेंगे। उनका उपयोग कैसे करना, उन उपयोगों को देख लेंगे। उपयोग हमने आपको बता दिए, और संगणना भी हमने आपको कहीं ना कहीं बता दी। उपयोग हम अभी नहीं बताए हैं। उपयोग को थ्योरी में हम लिख करके समझा देंगे, आपको विस्तार से बता देंगे कि हाँ उपयोग कैसे हम करते हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा एक एक जो है। अब माध्य को एक वीडियो के अंतर्गत, माध्यिका को एक वीडियो के अंदर सेपरेटली समझा दूंगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें आप सभी लोग। तो ये हो जाएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई इकाई 3 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इकाई 3 के बारे में। इतनी बातें, यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। बहुत छोटा सा इकाई 3 है। यहाँ पर देखेंगे परिवर्तनशीलता के कुछ उपाय। परिवर्तनशीलता के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे चतुर्थक विचलन क्या होता है, चतुर्थक विचलन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर माध्य विचलन और मानक विचलन क्या होता है, इनके अर्थ को, यानी कि चतुर्थक विचलन के अर्थ को समझेंगे, माध्य विचलन के अर्थ को समझेंगे और मानक विचलन के अर्थ को, और साथ ही साथ परिभाषा तीनों की, और साथ ही साथ संगणना तीनों की देखेंगे, और उपयोग भी देख लेंगे किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो सारे मुद्दे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका इकाई 4। इकाई 4 में हम क्या देखेंगे, इकाई 4 में जैसे हम प्रवेश करते हैं हमारे सामने क्या आता है, सहसंबंध। सहसंबंध क्या होता है, आपको समझता हूँ। सहसंबंध मतलब होता है परस्पर एक प्रकार संबंध। ऐसे जो संबंध जिस प्रकार से हमारा आपका संबंध है, या फिर किसी का भी संबंध हो सकता है जो कि एक प्रकार से अन्योन्याश्रित हो, मतलब आपसे भी मेरा संबंध हो। कोरिलेशन का मतलब, कोरिलेशन मतलब होता है एक प्रकार से सहसंबंध का सीधा सा मतलब होता है कि पर आश्रिता, मतलब कि एक प्रकार से जितने आप मुझे चाह रहे हो उतने मैं भी आपको चाह रहा हूँ, ये होता है सहसंबंध। तो सहसंबंध के बारे में हम चर्चा कर लेंगे विस्तार से किसी दिन, तो आप लोग चिंता ना करें। सहसंबंध क्या होता है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसका उपयोग शिक्षा शास्त्र में कैसे किया था इसको देख लेंगे। उसके अंदर स्पीयरमैन का रैंक जो सिद्धांत, मतलब एक प्रकार से जो कहा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पीयरमैन ने क्या रैंक के बारे में बताया है, और अंतर सहसंबंध क्या होता है इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में उत्पाद क्षण विधि क्या होती है इसको देख लेंगे।
उत्पाद क्षण विधि यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट जो है एक प्रकार से मेथड जो होता है, इसके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका डेटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, तो जो एक प्रकार से बात की जाए इसको देखेंगे कि डेटा ग्राफी कैसे करते हैं। हम किसी भी जो डाटा होता है उसको हम कैसे संकलन करने के साथ साथ हम ग्राफ फॉर्म में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो बहुभुज के आकार में किसी आवृत्ति को वो एक प्रकार से बहुभुज में हमने कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बहुभुज मतलब होता है जिसकी ऐसा आयत या फिर ऐसी चीज़ें जिसकी बहुत सारी भुजा से किए हो गए, ये बात की जाए, मतलब इसको नहीं कह सकते बहुभुज। मान लेते ये है, या फिर आप षटकोणीय बना दीजिए इस प्रकार से, ये बहुभुज हो गया जिसकी कई भुजाएं हों, तो ये क्या हो गया, बहुभुज हो गया आपका। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुभुज देख लेंगे और जो कि एक ही आवृत्ति पर जो एक प्रकार से टिका हुआ होगा हम चर्चा कर लेंगे। उसके अंदर बार आरेख देख लेंगे, बार आरेख क्या होता है, और हिस्टोग्राफ के बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे आते रहते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगातार जो बनता है किससे, मापन और मूल्यांकन को लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग बात की जाए 40% प्रश्न, 40 से 50 मतलब कि 50% तक कले मापन और मूल्यांकन से ही प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। 50% प्रश्न मापन और मूल्यांकन, मतलब आपने मापन और मूल्यांकन पढ़ लिया अच्छे से तो आप सारे के सारे प्रश्न हल करके आओगे। मतलब सारे के सारे, मतलब कहने का ये है जितना आपको करने के लिए बोला जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि अथवा करके दिए होते हैं, कुछ आपको नहीं करने होते, कुछ ही करने होते हैं, तो उनमें से मापन और मूल्यांकन आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर मापन और मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। साथ ही साथ मापन और मूल्यांकन के स्तर, मतलब जो इकाई 1 दिया गया है इसी के बारे में हम पूरा का पूरा, यहाँ से 50% इकाई 1 से ही आता है। इकाई 1 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इकाई 1 अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इकाई 2 से में आप माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में आप पढ़ लीजिए। जो हमने बता दिया डाटा आपको ये तो पता ही, थोड़ा सा और बता देंगे वो हो जाएगा, बिल्कुल चिंता न करें। सांख्यिकी के बारे में थोड़ा सा प्रश्न पूछे आते हैं, इसको देख लेंगे। उसके बाद में ये इतना इंपॉर्टेंट ये आपका नहीं होता है, यहाँ से प्रश्न कम मात्रा में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मानक विचलन थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में, माध्य विचलन, ठीक है, इन दोनों को देख लेंगे। चतुर्थक विचलन से भी प्रश्न कम मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ फिर देख लेंगे, हम देखने में सभी को देखेंगे, बट आप ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है उसको हमने आपको बता ही दिया। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दिए सभी लोग। और ओके, वीडियो कैसा लगा। तृतीय प्रश्न पत्र बात की जाए, यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ, एक बात यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहता हूँ। वो बात कौन सी है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। वो बात है मेरे भाई आपकी, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। वह कौन सी बात है आपके सामने जो मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। जो पेपर 3 है, यानी जो पेपर 3 आपका होता है, यानी कि जो थर्ड पेपर होता है उसकी बात की है, तो उसमें जो है ए और बी 2 पार्ट होते हैं। अब चाहे आप ए चूज किए हों चाहे आप बी चूज किए हों, दोनों को मैं आपको दोनों सिलेबस बता दूंगा। अब जो भी आपका होगा, मतलब जो आपने चूज किया होगा, आपके चूज करने के ऊपर है। तो जब भी आप एडमिशन लेने जाएं, या फिर आप एडमिशन हो चुका है और आपको नहीं पता है क्या है, तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे। एडमिट कार्ड अभी हालांकि मिलेगा नहीं जल्दी, तो जब पेपर देने जाओगे तब एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, तब उसमें देख लीजिएगा कि आपका क्या है। ओके, तो जो भी आपका होगा वह देख लीजिएगा, एक बार अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा उस कॉलेज में कौन सा चलता है। तो आपको पता ही होगा आपका पेपर 1 है पेपर 2 है, तो उसको देख लेंगे। मतलब कि थर्ड पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा, मतलब कि सीधे सीधे मैं कहूँ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, और आप जान नहीं पाते हो, इसलिए क्या हो जाता है वो लोग अपने मन से कर देते हैं। आपको जब भी एडमिशन लेने जाना तो आप सीधे सीधे बताओ कि हमको पेपर 1 पढ़ना है कि पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़े, जो आपको सहज लगे वो पढ़े, ठीक। यहाँ पर आपको इसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर आपने ए खरीदा है और बी का पेपर आपको देना पड़ जाता है इसी श्रृंखला में। तो आप बिल्कुल भी ऐसा, मतलब ऐसा ना करें, और आप अभी से अपनी जो है इसको देख लें कि हाँ पेपर 1 आपके में है थर्ड ईयर का। थर्ड पेपर जो होता है थर्ड ईयर में शिक्षा शास्त्र का, वो कैसा होता है, उसमें 3 मतलब कि 2 होते हैं, ए पेपर और बी थर्ड में भी होते हैं। इनमें से चाहे आपको ए पढ़ना है चाहे आपको बी पढ़ना, दोनों में से एक ही पढ़ना है, ठीक। अब ये आप डिपेंड करते हैं, तो अगर आपने खुद ही किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जिनको नहीं पता है वो एक बार कॉलेज में अपने पता कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप सभी लोग, ओके। और इसी प्रकार से आपको वीडियो देता रहूँगा मेरे भाई, बिल्कुल चिंता ना करो आप सभी लोग, ओके। कैसी लगती है वीडियो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।